और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। समझ में, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक में हम इसके बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास रोज आपको शाम को 6 बजे मिलेगी और सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। सबसे बड़ी बात ये होगी क्लास की कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है कि संख्या, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि संख्या क्या होती है। ये संख्या जो होती है ना, संख्या का मतलब ये होता है, सीधी से बहुत आसान शब्दों में समझना कि संख्या जो होती है वो किससे बनी होती है? अंकों से बनी होती है। संख्या जो होती है ये अंकों से बनी होती है। यानी अंक क्या होते हैं? अंक मतलब होते हैं डिजिट्स, ठीक है। और डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं ना कि कुछ मैथमेटिशियन ने कुछ हमें सिंबल्स दिए, कुछ हमें चिन्ह दिए, जो कि इस तरह से थे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक ना बच्चा? तो हमें ये डिजिट्स दिए गए, ये अंक दिए गए और ये कहा कि इन्हीं को हम उल्टा सीधा इधर उधर रख के हम जो भी चीज बनाएंगे वो संख्या हो जाएगी। जैसे अगर मैंने ये देखा कि 9 है, मैंने यहाँ 9 रखा, ये 0 है, यहाँ 0 रखा, ये 1 है, यहाँ 1 रख दिया। यानी कोई भी डिजिट कहीं पर भी सेट करोगे ना, वो हमारा क्या बन जाएगा? एक संख्या बन जाएगी। देखो कोई भी नंबर देखो, कोई भी नंबर देखोगे, कोई भी डिजिट हम इधर उधर कहीं पर भी सेट करते हैं तो वो हम एक अंक की भी बना सकते हैं। एक अंक की तो यही हो जाएंगे, 2 अंक की संख्या बन सकती, 3 अंकों की संख्या बन सकती। यानी संख्या बनने का बच्चा बहुत सारे तरीके और बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर चलो समझ में आ गई होगी संख्या क्या होते हैं, ठीक है। तो संख्या क्या होते हैं? अंकों से मिलकर बनने वाली जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके कितने, मतलब लिखने और पढ़ने के कितने तरीके हो सकते हैं। भाई अगर हमें संख्या लिखनी हो या पढ़नी हो, लिखने या पढ़ने के तरीके, तो देखो लिखने और पढ़ने के तरीकों में 3 तरह की तरीके बताए गए, ठीक है। 3 तरह से हम संख्याएं पढ़ते और लिखते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, देखो सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है इंडियन सिस्टम, यानी भारतीय, ठीक है, भारतीय गणना प्रणाली, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, भारतीय गणना प्रणाली। ये तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। ये आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। यहां पर क्या है कि ये पूछता ना कि कितने लिखने या संख्याओं को लिखने और पढ़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो वहां पर लिखोगे कि ऑप्शन ना होगा कि 1 2 3 4, तो वहां पर आप लगाओगे 3, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, दूसरी चीजें हो गई। और तीसरी चीज जो आती है वो होती है रोमन सिस्टम, यानी कि रोमन प्रणाली, ठीक है, रोमन सिस्टम। जहां पर हम ये चीज देखें ना, नवोदय का एग्जाम 2-3 सालों से देख रहा हूं, जहां पर इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ही कम और बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोमन प्रणाली के बारे में। तो इसके बारे में हम कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा इंडियन सिस्टम और दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर देखो भारतीय गणना प्रणाली जो होती है, जो इंडियन सिस्टम, इसको इंग्लिश में इंडियन सिस्टम बोलते हैं, इसे एक और नाम दिया गया और वो कहा गया दशमिक प्रणाली, ठीक है। क्या कहा गया? दशमिक प्रणाली। ये क्या होता है? दशमिक प्रणाली इसे कहा गया, ठीक है। इसे हिंदू अरबिक प्रणाली, हिंदू अरबिक, ठीक है, हिंदू अरबिक, हिंदू अरेबिक, इंग्लिश में हिंदू अरेबिक बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू अरबी गणना प्रणाली, बात आई समझ में? तो यहां पर देखो एक ही चीज के कितने नाम हो सकते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली यानी इंडियन सिस्टम, या फिर दशमिक प्रणाली, फिर हिंदू अरबी गणना प्रणाली, इतने नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या चीजें, है ना। यहां पर देखो इस जो ये सिस्टम होता ना, इस सिस्टम में हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम 10 साइंस यानी 10 तरह के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो सिंबल होते हैं इन्हीं को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल कहते हैं,
ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या है कि हम जो ये हमारा था ना 0 से लेके 9 तक ये अंक जो हैं, इन्हीं का हम प्रयोग करके हम यहां पर इन संख्याओं का निर्माण करेंगे। बताओ, बात आई समझ में? तो संख्या का निर्माण अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये 10 हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने हैं, कुल 10 हैं। ठीक है, तो ये संकेत जो है, ये साइंस जो है, इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमेरल कहते हैं और इनका प्रयोग करके हम संख्याओं का निर्माण यानी संख्याओं का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हम कैसे हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक चीज समझना, ठीक है। यहां पर देखना कि जैसे यहां पर क्या होता है कि इसको ना इस तरह से इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ठीक है, फिर हजार, उसके बाद फिर आ जाता है 10,000, क्या होता है 10,000, ठीक है ना, फिर लाख, उसके बाद फिर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, सारी चीज देखना, 10 लाख, फिर आ जाता है करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे ही तो आता है करोड़, मतलब इतने तक में काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आगे तक किसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे नहीं, ये हमेशा उल्टे से शुरू होंगे, है ना, हमेशा ये उल्टे से शुरू होंगे। जैसे मान लो कोई भी संख्या, अगर जैसे मैं कुछ संख्या यहां पर, इन्हीं में से कोई संख्याएं, ये जो हमारा ये 0 से 9 तक के अंक थे ना, इन्हीं में से मैं यहां पर कोई संख्याएं भर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर इकाई के नीचे लिख दिया 5, दहाई के नीचे लिख दिया 3, यहां 6, ये 7, ठीक है, ये 5, ये 4, फिर ये 8, फिर ये 6, फिर ये 9, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह मैंने लिख दिया। अब यहां पर अगर हमें इस संख्या को पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, यहां पर जो भी संख्या होगी ना, जैसे करोड़ होगा तो हम दोनों करोड़ लेके चलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, दोनों, ये नहीं कि हम 9-10 करोड़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि 9, देखो ये दोनों करोड़ में है ना, तो इसका मतलब ये जो 96 होगा तो इसको हम लिखेंगे 96 करोड़। कैसे लिखेंगे? 96 करोड़। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, पेपर में कहीं पर भी गलती ना हो। 96 करोड़, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है, जैसे ये लिखा गया लाख, दोनों लाख में, तो लाख के नीचे क्या है, 84, तो यानी हो जाएगा 84 लाख। क्या हो जाएगा? 84 लाख। समझ में आ गया? अब हजार के नीचे आ जाओ, ये भी हजार है, ये भी हजार है, ये भी हजार ही था, ठीक है, तो ये दोनों हजार है, तो 57,000, ठीक है, 57,000। बताओ, बात आई समझ में? 57,000। फिर यहां पर सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, तो ये कितना है, 600, कितना हो जाएगा, 600। फिर आखिरी में क्या बचा, जो बचा वो लिख देना, कितना बचा, 35, तो लिख देना 635। बताओ, बात आई समझ में? इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, ये जो इकाई होता है इसको ये वंस बोलते हैं, ठीक है, वंस, फिर टेंस, यानी हम लिखते नहीं है, समझा देते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं? तो हम लिखते हैं 96 करोड़ 84 लाख 57,635। इजी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही होगी ना तो बता देना मुझे, ठीक है, मैं और इसके बारे में मैं और बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। और अगर नहीं समझ में आता ना तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना। और कैसे पूछोगे? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहां पर सारी चीजें आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। वहां पर फिर यूज करना सीख लोगे और फिर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम कैसे पूछेंगे। और हाँ, एक चीज और भी कि जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम पर जो भी चीजें आपको दी जाएंगी, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता नहीं करना कि पैसे नहीं है या मैं पैसे आपके ले लूंगा, आपको पढ़ाऊंगा नहीं। मैं जो भी चीजें होंगे ना, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां पर मुझसे सारी चीजें पूछ सकते हो। और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन में मिल सके, ठीक है। चलो, अब हम अगली चीज देखते हैं। नीचे समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर देखते हैं, एक चीज और भी पूछा जाता है क्वेश्चन, स्थानीय मान के बारे में, ठीक है। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको पहले जान लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है, लिख देते हैं वो भी, चलो, प्लेस वैल्यू।
इसके बारे में पढ़ चुके होंगे काफी सारी चीजें, जूनियर से ही ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं आपको। ठीक है, आपने इसको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। तो स्थानीय मान जो होता है ना, ये किसी भी संख्या, कोई भी नंबर हो, जैसे ये मान लो ये इतना बड़ा नंबर था ना, तो इसमें कोई भी नंबर हो तो इनकी जगह पर जो भी, जैसे यहां पर इकाई की जगह पर क्या है, 5 है, तो इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है 1। दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है 10। सैकड़े का मतलब क्या होता है, सैकड़े का मतलब होता है गुणे 100। बताओ, बात आ रही समझ में। जैसे हम एक संख्या लिखता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 6735, ऐसे लिखा संख्या। अब इसमें सबका स्थानीय मान देखना, सबका प्लेस वैल्यू देखना। ठीक है, सबका प्लेस वैल्यू देखना। प्लेस वैल्यू जैसे अगर हमें 5 की बात करें तो ये 5 क्या है, इकाई का अंक है, 3 क्या है, दहाई का अंक है, 7 क्या है, सैकड़े का अंक है, और 6 क्या है, हजार का अंक है। बताओ, ये चीज समझ में आई। तो अगर हमें यहां पर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 का किस जगह पर है, इकाई की जगह पर, यानी इसका 1 से गुणा, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 3 का स्थायी मान पूछो तो 3 और 3 किस प्लेस पर है, दहाई के स्थान पर, यानी 10 से गुणा करोगे तो यानी 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 7 गुणे किस जगह पर है, सैकड़े की जगह पर है, तो सैकड़े का मतलब क्या होता है बच्चा, 100। ठीक है, 100 प्लेस, तो यानी 7 का 100 से गुणा करोगे तो 700, यानी 7 का स्थानीय मान 700 होगा। फिर अगला आता है 6। तो 6 के बारे में देखो, 6 के किस जगह पर है, हजार की जगह पर, तो हजार का मतलब ये हजार की जगह, तो हजार से हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000। बताओ, आता है समझ में। तो यहां पर जो स्थानीय मान आते हैं ना, ये स्थानीय मान जो भी हम पता करेंगे, यहां पर जिस भी प्लेस का वो नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना, उसका स्थानीय मान मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन दिया ना, ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि 7 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। ठीक है, 7 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो पहले तो 7 का स्थानीय मान निकाल लेना 700, और उसके बाद 5 का स्थानीय मान निकाल लेना 5, और इनको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 705। ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ, बात समझ में आई। स्थानीय मान में कोई भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है ना। चलो, स्थानीय मान के बाद फिर जो अगली चीज आती है ना, उसे बोलते हैं हम जातीय मान। क्या बोलते हैं, जातीय मान। अब हम जातीय मान के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। जातीय मान, पहले तो इसकी हिंदी भी जान लेते हैं, इंग्लिश जान लेते हैं। तो जातीय मान इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, जातीय मान का मतलब होता है कि फेस वैल्यू। ठीक है, अब इसका जैसे नाम से ही लग रहा है ना, फेस, तो खाली मुंह दिखाना है, बाकी इसमें इसके हाथ पैर नहीं लगाने, केवल क्या दिखाना है, फेस वैल्यू, यानी मुंह दिखाना है। जैसे मान लो कि हमें कोई संख्या दी गई, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी कि जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय जैसे फेस वैल्यू इसका नाम है। तो यहां पर जैसे लिखा गया कि 3657, ऐसे मान लो कोई संख्या लिखी गई, तो यहां पर सब संख्याओं का जातीय मान अगर बताने कहा जाए फेस वैल्यू, तो 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, और 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। बताओ, बात आई समझ में। तो यहां पर ये चाहे जिस जगह पर हो, केवल कहने की बात ये है कि चाहे इकाई की जगह पर हो, चाहे सैकड़े की दहाई की जगह पे हो, चाहे सैकड़े की जगह पे हो, चाहे हजार की जगह पे हो, जब भी जातीय मान यानी फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो वही उसका जातीय मान होगा। बताओ, बात आई समझ में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा कि इसमें सभी संख्याओं के जातीय मान क्या है। तो यहां पर जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा हमारा 7 का 7 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, और 3 का 3 होगा। और ना, इससे एक क्वेश्चन और भी आता है कि जैसे अगर मान लो हमको ये संख्या दी गई 3657, ठीक है, क्वेश्चन देखना, 3657 में 6 के स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान का अंतर कितना होगा। 6 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का, और 6 के जातीय मान का अंतर क्या होगा, के जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब देखो के मान का अंतर, ये हमसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ध्यान से देखना कि हम कैसे। सबसे पहले 6 का स्थानीय मान निकालो। तो अभी क्या पता है कि 6 का अगर हमें स्थानीय मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जहां पर जिस भी प्लेस का नंबर है ना, 6 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है,
अब देखना, 6 का स्थानीय मान मैंने क्या बताया कि जिस भी जगह पर होगा ना उसी स्थान से गुणा, यानी इकाई दाहिनी सैकड़ा, सैकड़े का है तो सैकड़े से गुणा कर देना और ये हो जाएगा 600। ठीक है, फिर 6 का जातीय मान, ठीक है, यानी फेस वैल्यू। तो जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वही होता है जो जिस जगह पर वो होता है वही उसका जातीय मान, मतलब वही संख्या वही अंक जातीय मान, यानी इसका जो जातीय मान होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जातीय मान। अब ये पूछा कि इसका अंतर क्या है, तो भाई अंतर निकाल दो, इन दोनों का अंतर निकाल दोगे तो यहां पर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। यानी अगर हम माइनस करते हैं तो 594 इसका आंसर आ जाता है। बताओ, बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ही आसान था बिल्कुल। चल अगला देखते हैं। तो देखो बच्चा, अगला जो आता है वो आता है पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती। अब यहां पर पूर्ववर्ती में क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर। अब इनका मतलब क्या होता है? ये जैसे कोई भी नंबर हो, उसके पीछे का, जस्ट पीछे का जो नंबर होता है ना, उसे ही बोलते हैं पूर्ववर्ती यानी प्रीसीडिंग नंबर। जैसे मान लेते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोई संख्या दी गई 7, अब ये कहा जाए कि इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो जैसे ही हमें प्रीसीडिंग या पूर्ववर्ती पूछेगा तुरंत इसमें से -1 कर देना, आंसर हो जाएगा हमारा 6। सॉरी, मैंने 8 लिख दिया ना, तो 7 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताओ, बात आई समझ में? जैसे अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि 95 की 95 की पूर्ववर्ती यानी प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, तो सीधा सा हम केवल इसमें से -1 कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 94। बताओ, बात आई समझ में? उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है उत्तरवर्ती। क्या आती है बच्चा? उत्तरवर्ती। ठीक है, अब उत्तरवर्ती का मतलब क्या है? उत्तरवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं उत्तरवर्ती संख्याएं, यानी सक्सीडिंग नंबर। ठीक है, सक्सीडिंग नंबर। तो सक्सीडिंग नंबर में वही सेम चीज, अगर मान लो किसी भी नंबर का हमें उत्तरवर्ती पूछा जाए तो वहां पर भी कुछ नहीं करना। पूर्ववर्ती में एक, पूर्व का मतलब पहले और उत्तरवर्ती मतलब बाद में। जैसे अगर हमें यही 7 का उत्तरवर्ती पूछा जाए तो इसे में +1 कर दो तो 8 आ जाएगा। 95 का अगर हमसे उत्तरवर्ती यानी सक्सीडिंग नंबर पूछा जाएगा तो इसमें +1 कर देना, +1 कर देना, तो 96 यानी 96 आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर हम आगे समझ लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में इसमें क्या था कि पहले लिख लेते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। अगर इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो भी बता देंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि उनके लिए अलग से क्लास प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो यहां पर देखो इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें हम कोई चीजें हम कैसे पढ़ेंगे? ये जो होता है ना, ये अंग्रेजों के दी हुई संख्याएं हैं। क्या होता है? ये जो सिस्टम है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, और इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, यानी ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। यानी वर्ल्ड वाइड यही चीज चलती है, क्योंकि ब्रिटिश से अंग्रेजी सब जगह इंग्लिश ही तो चलती है, इसीलिए यहाँ पर यह इंटरनेशनल सिस्टम हर कंट्री में लगभग माना जाता है। तो यहाँ पर जो चीजें होती हैं इनको लिखने का तरीका क्या होता है? इनमें लिखने का तरीका जो होता है वो जैसे लिखते ना कि हम लोग अब तक नेशनल में जो पढ़े थे, राष्ट्रीय में जो पढ़े थे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे पढ़ रहे थे। यहां पर क्या होता है कि यहां पर लिखने का तरीका देखना, यहां पर यह हो जाता है इकाई, फिर दहाई, ठीक है, फिर सैकड़ा। चलो मान लो इतने तक तो हमारा सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? फिर आता है हजार, फिर क्या आएगा? 10,000। क्या आएगा? 10,000। ठीक है, उसके बाद फिर एक चीज और बढ़ जाएगी और होगी 100,000। ठीक है, 100,000। यानी इसमें हम लोग जो नेशनल पढ़ रहे थे उसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक जाते थे। अब यहां पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और उसके बाद फिर 100,000। बताओ, बात है समझ में? उसके बाद फिर आ जाता है मिलियन। क्या जाता है? मिलियन। फिर आ जाता है 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन। उसके बाद आ जाता है 100 मिलियन। देखो बात समझना, इस तरह से हम इसको 100 मिलियन, ठीक है, जो मैंने लिखा ना मिलियन समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर जो भी संख्या दी रहेगी उसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, अगर मान लो हमको कोई संख्या, हम यहां पर कोई भी सारे डिजिट्स हम फिल कर लेते हैं। अगर सबके नीचे इकाई मान लो 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है। ठीक है, उसके बाद ये 3 है,
ये 4 है और ये 1 है, ऐसे मान लेते हैं। कुछ संख्या लिख दो, इकाई के नीचे 5, दहाई 4, सैकड़ा 6, हजार 7, 10,000 9, 100,000 8, फिर मिलियन 3, फिर 10 मिलियन 4, फिर 100 मिलियन 1, ऐसे लिखा है। तो अगर हमें इसके बारे में लिखना हो तो देखो मिलियन वाला पूरा ऐसे लिख दो, जो मिलियन के नीचे संख्या ना उसको लिख लेना। तो यहां पर अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम क्या लिखेंगे 143 मिलियन, 143 मिलियन, ठीक है ना, 143 मिलियन यानी 143 मिलियन। फिर 8, देखो हजार के नीचे देखना, हजार के नीचे तीनों है, 897,000, क्या लिखेंगे 897,000, 897,000, ठीक है, 97,000, ठीक है। और उसके बाद जो भी लास्ट में बचेगा ये तो पता ही है 600, यानी हो जाएगा 600। फिर लास्ट में क्या है 45, तो 45 लिख देंगे, ठीक है। तो ये पेपर में आता है, संख्या दी जाएगी और पूछेगा कि इसको सही तरह से किस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक्सरसाइज वाला वीडियो जब बताऊंगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर देखो 143,897,645 ये लिखने का इसका तरीका है। बताओ बात आगे समझ में, है ना। बस अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में यानी इंटरनेशनल सिस्टम में बस हमको इतनी सी चीजें देखनी थी। उसके बाद लास्ट में जो आता है रोमन, है ना। रोमन के बारे में देखो, रोमन संख्या में रोमन के बारे में जो रूल है, वैसे रोमन के क्वेश्चन मैं 3-4 सालों से नहीं देख रहा हूं कि आपके पेपर में आता है, लेकिन थोड़ी सी चीजें जाने रहो कि अगर मान लो आ भी जाता है रोमन प्रणाली, ठीक है, रोमन प्रणाली यानी रोमन सिस्टम। अब यहां पर रोमन सिस्टम में अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें रोमन सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल में बता दूंगा कि कैसे ये नंबर लिखे जाते हैं। वो वैसे आपके एकेडमिक के लिए तो जरूरी है, लेकिन कंपटीशन में रोमन नंबर्स अब कम पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर कुछ जैसे जो नंबर्स होते हैं ना उनको कुछ खास रोमन सिस्टम में, जैसे हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं उनको कुछ खास सिस्टम में लिखे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो 1 होता है उसको हम ऐसे 1 जो होता है उसको आई से लिख देते हैं, ऐसे ही। तो उसके बाद जो 2 होता है उसको हम डबल आई से लिखते हैं। उसके बाद जो 3 होता है उसको हम ट्रिपल आई से लिखते हैं, ऐसे। उसके बाद जो 4 होता है यानी 4, तो उसको हम क्या लिखते हैं आई वी, ऐसे लिखते हैं। और जो 5 होता है उसको हम वी से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 6 होगा उसे हम वी आई से लिखेंगे। 7 को किससे लिखते हैं वी डबल आई से लिखते हैं। 8 को किससे लिखते हैं वी ट्रिपल आई से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में आता है 9 तो 9 को हम आई एक्स लिखेंगे। और फिर आता है 10 तो उसको हम एक्स लिखते हैं। बताओ इतनी बातें समझ। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, अगर हमें कुछ चीजें लिखनी हो ना, तो जैसे अगर हम कुछ चीजें हैं वो जाने रहो, जैसे 20 30 नहीं 30 हो गया। उसके बाद अगर हमें 40 लिखना हो तो हम 40, हाँ अभी तो ये बताया नहीं कि एक चीज और याद रखना ना, LCDM ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है। LCDM तो L का मतलब क्या होता है 50 होता है, C का मतलब क्या होता है 100 होता है, ठीक है। D का मतलब क्या होता है, D का मतलब 500 होता है, ठीक है। और उसके बाद M का मतलब होता है 1000। तो ये इस तरह से सीक्वेंस याद रखना। घर में LCD होगा ही ना, LCD मोबाइल याद रखना, LCD मोबाइल। तो 50, 100, 500 और 1000, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें याद रख लेना LCDM। तो यहां पर 30 ऐसे लिख सकते हैं। 40 कैसे लिखेंगे फिर, 40 लिखने का तरीका क्या होगा, 50 में से 10 माइनस कर देना, 50 है। और जब भी माइनस करना होता है ना तो हमेशा 10 माइनस करेंगे 50 में से, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ये 40 हो जाएगा। 50 के बारे में समझ गए। 50 को हम कैसे लिखेंगे L से, और 100 को लिखेंगे C से, और 500 को लिखेंगे D से, और 1000 को लिखेंगे M से, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया 90 कैसे लिखा जाता है, तो 90 लिखने का तरीका देखो, 90 कैसे होगा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10। और जब माइनस करना होता है तो उसे हम आगे लिखते हैं, जो 10 को हम आगे लिख देंगे, ठीक है। और 100 क्या है 100 C है, तो यानी XC जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे XC को 90, ठीक है। यानी जो पहले लिखा होता है ना वो बाद वाले में से माइनस होता है, ठीक है। ये C का मतलब 100 और ये 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। तो समझ लेना, अगर ये चीजें बस इतनी चीजें में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे मतलब अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पूरा रोमन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर अब हम चलो बात करते हैं संख्याएं।
ठीक है। तो संख्याओं में देखो, संख्याओं के बारे में हमने ये चीज डिस्कस कर लिया कि संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है कि ये गणित का बिल्कुल बेस होता है ना, यानी मैथमेटिक्स का ये बेस होता है। और ये जो दार्शनिक प्रणाली है, जो हमने सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, और वो था कौन सा, इंटरनेशनल सिस्टम यानी भारतीय गणना प्रणाली। तो उसमें जो सबसे ज्यादा काम आते हैं ना, वो 10 अंक वही काम आते हैं। कौन से? 0 से लेके 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस इतने का ही पूरा मैथमेटिक्स का खेल है ना। यहां पर हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे हम ये देख लेते हैं कि संख्याएं जो होती हैं, जो आपके सिलेबस में है, वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं बच्चा, वो क्या होती हैं कि देखो, सबसे पहले जो भी टाइप होते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर। इनके बारे में जानो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हें पूर्णांक, धन पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक, या फिर क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिन संख्याओं का यूज हम मतलब जिन नंबर्स का यूज हम चीजों को काउंट करने के लिए यानी गिनने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अब ये संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाएंगी? 9 तक ना। 9 तक नहीं जाएंगी बच्चा, इनफाइनाइट तक जाएंगी। बहुत से बारे बच्चे मैं अक्सर बात करता हूं तो वो बताते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो ये कंफ्यूज न रहना, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक तो वो हमारे अंक हैं, 0 से 9 तक तो हमारे अंक हैं, और उनमें से ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी ये क्या होते हैं? ये 1 से लेकर जहां तक भी हम चीजों को गिन सकते हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये भी बात आती है कि इनको नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं। तो मैंने ये देखा ना कि जो घर में बच्चे वगैरह होते हैं या कोई लेबर वगैरह जो कम पढ़ा लिखा होता है, वो स्कूल नहीं गया होता, लेकिन वो नोट गिनने जानते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो बाहर अगर खड़े होंगे, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, तो उनके बारे में वो देखेंगे 5, 4, 8, 13, 14 सब नंबर्स बोलते हैं, लेकिन वो 0 नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि 0 हमें सिखानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम इसी में 0 ऐड कर दें, ठीक है, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें, तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। बात आई समझ में? तो यानी अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो 0, 1, 2, 3 और कहां तक जाएगा? 9 तक नहीं, इनफाइनाइट तक नहीं, जहां तक। यानी ये नेचुरल नंबर्स में अगर हम आगे 0 रख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। यानी अगर यह आता है कि पूर्ण संख्याएं कहां शुरू होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर आ जाता है भाज्य संख्याएं। देखो, अगली चीज बहुत ध्यान से देखना चीजों को, और एक एक चीज समझ लेना, ताकि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन लगाएं तो वहां पर आपको कोई चीज प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो वहां पर उस क्लास में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, फिर आ जाते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं जो होती है ना, इनको कहा जाता है देखो, बात समझना, भाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं ये? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब यहां पर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, भाज्य संख्याएं जो होती हैं कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो एक और खुद के अलावा, ठीक है, वन और खुद, वन और खुद यानी इटसेल्फ, ठीक है, के अलावा और भी किसी के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो जाए, अलावा, ठीक है, अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। बात आ गई समझ में? अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब यहां पर देखो कैसे हम समझेंगे। तो जैसे अगर मान लो कोई संख्या दी गई, जैसे मान लो कि ये 4 दिया गया, तो 4 देखो किससे किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है कि नहीं है? एक से भाज्य है ना, एक से तो सभी भाज्य होते हैं। फिर उसके बाद ये 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 आता है। उसके बाद ये खुद से भी कटेगा, यानी 4 से भी डिवाइड होगा। यानी देखो, 1 से भी हुआ, खुद से भी हुआ, इसके अलावा एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका मतलब ये 4 क्या है? ये 4 क्या है? ये 4 जो है ये भाज्य संख्या है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। तो आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ,
क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो वहां पर आपका जवाब क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कि कोई संख्या है 6। अब 6 देखो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, फिर उसके बाद 6 से भी, यानी 1 से भी भाज्य है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, यानी 1 से और खुद से तो है ही है, साथ में 2 और ये चंगू मंगू ले रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 क्या है, 6 एक भाज्य संख्या है। बताओ, बात आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम भाज्य संख्याओं को हम पहचान सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्याएं यानी इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं अभाज्य संख्याएं, मतलब इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, तो इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो केवल और केवल या तो एक से या फिर खुद से, ठीक है, एक से या फिर खुद से, और इसके अलावा कोई और नंबर से ये डिवाइड ना हो। किससे किससे डिवाइड हो, किससे किससे डिविजन हो, यानी किससे ये भाज्य हो, केवल एक से और खुद से। जैसे अगर हम मान लो इसमें कहा जाए, जैसे मान लो एक संख्या दी गई 2, तो ये बताओ भैया कि 2 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, क्या इसके अलावा भी ये किसी और संख्या से कट सकता है, नहीं कट सकता ना। ऐसे अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्या है, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा 5 पे आ जाओ, 1 से कटेगा, ठीक है ना, फिर 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं। फिर आ जाते हैं 9 पे, ठीक है, 9, तो 9 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, और ये किसी से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, 3 से कटेगा। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तीनों हमारी क्या है, भाज्य संख्या। तो ये चीज समझ लेना कि जो एक के टेबल में आए और खुद की टेबल में आए और किसी के टेबल यानी एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए, बाकी और किसी के पहाड़े में ना आए, तो वो हो जाते हैं प्राइम नंबर्स। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 होगी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर ये पेपर में पूछता जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं लोग। ठीक है, 0 के बारे में क्या कहोगे, 0 क्या भाज्य है क्या अभाज्य है, 0 ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है, ना तो सम है, ना तो विषम है। 0 के बारे में याद रखना, ठीक है ना। बात आई समझ में, इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो फिर आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फिर आ जाता है सम संख्याएं। क्या आ जाती हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। ये क्या होते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के बारे में समझो। इवन नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य यानी पूरी तरह से उसमें कुछ शेषफल रिमाइंडर कुछ बचने की गुंजाइश ना हो, तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक तो पहली संख्या 2 ही ले लो, 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो यहाँ देखो तो 2 के जो पहाड़ा है यही पूरा चलेगा ना। तो ये क्या होते हैं, जो 2 से वो क्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। फिर आ जाती है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या के बारे में जो 2 से ना विभाज्य हो, है ना। तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से ना विभाज्य, यानी जो संख्याएं 2 से ना कटे, वो क्या होते हैं, 2 से विभाज्य ना हो, 2 से, ठीक है, विभाज्य ना हो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं क्या, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे यहां पर आ जाओ 3, ठीक है ना। 3 अगर हम देखें तो अभाज्य संख्याओं में क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 1 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं। तो इस तरह से देखते रहना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो होती है, ये क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। तो समझ में आ गया होगा, इवन या फिर सम नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं, जो 2 से ना कटे, जो 2 से विभाज्य ना हो, वो विषम संख्याएं। बात आई समझ में। थोड़ी सी चीजें और समझ लो बस, उसके बाद फिर ये छोटा सा चैप्टर था और काफी इजी चैप्टर था, समझ जाओगे, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आता ना, कुछ ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स याद रखिएगा, पेपर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे अगर मान लो हमको क्वेश्चन दिया गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके हमको दे दिया गया और कहा गया ये जोड़ के बताओ, और ये कहा गया कि इनको जोड़ के बताओ। तो हम कैसे, देखो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और सब लगातार हैं। तो यानी क्वेश्चन ये आएगा ना कि प्रथम,
ठीक है। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहां पर बहुत ही आसान तरीका देखो, क्या करोगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो लास्ट वाला नंबर होगा, ठीक है, उसको उठा लेना 9, इसको उठा लेना 9। तो उसके बाद पहले और दूसरे को जोड़ लेना, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। समझ में आई बात। उसके बाद जो भी आएगा इसको 2 से डिवाइड कर लेना। समझ में आया कि नहीं। यहां पर देखो ये 9 है कि नहीं है, ये 9 हो गया तो ये लिख दिया। उसके बाद इसको और इसको जोड़ दिया तो ये 10 लिख दिया, गुणे 10 और बटे फिर 2 से भाग कर दिया। 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45। यानी अगर इनको जोड़ के देखोगे, अगर इनका सम करके देखोगे, इतना बड़ा है तो इसका सम करके देखोगे तो कितना आएगा आंसर 45 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रथम, ठीक हो, देखो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ये पूछा है प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। अब बात समझना, प्राकृत संख्याओं किसका, ठीक है, पहले 50, तो पहले 50 मतलब ये जो 50 है ये 50 हो जाएगा। पहला जो होगा उसमें 1 प्लस, यानी जो पहली संख्या वो 1 ही होगी ना, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51 बटे 2, तो 2 इक्के 2, 2 पचास 50। बताओ बात आई समझे। 25 इक्के 25 के 5 हासिल आए 2, 25 दूना 50 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। बताओ देखो, अगर कोई भी संख्या इस तरह से आती है ना कि अगर कुछ भी आता है तो यहां पर सीधा सा तरीका यही है कि आखिरी वाली जो संख्या होगी, आखिरी वाली जो संख्या होगी उसको और फिर उसी में 1 जोड़कर गुणा कर देना, फिर 2 से भाग कर देना, ठीक है। तो ये हो गया 25 इक्के 25 के 5 हासिल आए 5 हासिल आए 2, 25 पंचे 125 और 2 127, ठीक है, 127। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1275। बताओ बात आई समझ में, कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान था ना। अगर यहां पर पूछा जाए ना कि अब यही क्वेश्चन देखो, दूसरा भी ये भी ट्रिक है, ये पूछ लेता ना, देखो सारी चीजें समझ लेना, ठीक है। जैसे अगर ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, ऐसे। अब इन संख्याओं को देखो, इन संख्याओं में देखो ये क्या है, सभी सम संख्याएं हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है प्रथम मतलब 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, यहां पर अगर हम ये इस तरह से कुछ पूछता है तो यहां पर हमको केवल 2 से डिवाइड नहीं करना, बाकी सेम यही रूल है, ठीक है, केवल 2 से डिवाइड नहीं करना। हम यहां पर 2 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं भाई, देखो यहां से हम सब में से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी सब में से देखो, तो सब में से अगर हम 2 कॉमन ले, अच्छा कॉमन लेने वाला अभी कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो चलो कॉमन लेना भी नहीं बताते, वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर आ जाना, वहां पर मैं बता दूंगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर हम इनको सॉल्व करें तो हम इनको सीधा सा केवल डिवाइड नहीं करना, बाकी पूरा ये जो हम 2 से डिवाइड करते थे ना, बस यही 2 से डिवाइड नहीं करना, बाकी सब कुछ वैसे ही करना। जैसे ये 20 है तो 20 लिख दिया, बताओ बात आई समझ में। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो बस हम 20 गुणे 21 कर देंगे, बाकी बात खत्म। अब इसका गुणा कर लो, ये 0 हो गया, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में, तो ये तो कर लोगे ना। तो 2 ट्रिक मैंने बताया ना, ये दोनों ट्रिक बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कोई भी फार्मूला, कोई भी अगर टीचर आपको कुछ फार्मूला वगैरह बताता है तो फार्मूला वगैरह कह देना कि हम फार्मूला नहीं याद करते, ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है चीजें। अगला देखो, अब यहां पर देखो सम संख्या, अगर यही क्वेश्चन एक और ट्रिक देख लो, यहां पर विषम संख्याओं की बात कर लेते हैं। देखो एक और ट्रिक देख लो, तीसरा ट्रिक देख लो। यहां पर देखो अभी हमने क्या किया, पहले तो लगातार संख्याएं की, उसके बाद फिर लगातार सम संख्याएं की, अब लगातार हम विषम संख्याएं कर लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है, +13 + 15, ऐसे करके कहा जाए कि इनका योग क्या होगा, ठीक है। अब अगर हमें इसका योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो अगर ये मतलब सारे के सारे देखो कि विषम है, क्या है, सारे के सारे क्या है, विषम है, ठीक है। तो हम विषम संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जितने भी संख्याएं होंगे, कितने संख्याएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं, तो यहां पर जितने भी संख्याएं, जितनी भी संख्याओं के बारे में ये बात करेगा उसको हम क्या करेंगे कि अगर हमें उनका योग निकालना होगा तो इनका जो अंतिम संख्या होगा, ठीक है, जो भी अंतिम संख्या होगी
उसको हम क्या करेंगे कि उसका हम सीधा सीधा वर्क कर लेते हैं। देखो बहुत ही कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, पहले समझ लेना। जैसे 1 और 3 का अगर सम करो तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है ना। और 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या आया? 4 का मतलब हमारा यह है कि ये 2 का वर्ग है। अब यहां पर हम ये सोचते हैं कि हमको यहां 2 मिलेगा कैसे। तो मैंने ये देखा कि हम 2 कैसे हमको मिल सकता है। अच्छा और देखो, अभी अगर हम इसको ऐड करें, क्या 1 + 3 + 5, तो ये कितना आ जाता है? 9। ठीक है, 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। देखो बात समझना, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। देखो हम कहां से हम फार्मूला लेके आए, इन दोनों को जोड़ दिया पहले, ठीक है। उसके बाद उसको यहां तो मान लो ऐसे ही मिल गया, लेकिन समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 + 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा समझ में आया। देखो 1 + 3 का अपॉन 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, ये हमारा यही तो आया, 4 ही तो आया। ऐसे यहां पर देखो, पहले और आखिरी को जोड़ लेना। जैसे 1 + 5 है, इसको जोड़ लेना, कितना हो गया? 5 और 1 6। 6 का आधा करोगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 9। बताओ, बात है समझ में? अच्छा एक और देख लो, नहीं समझ में आता एक और देखो। जैसे मान लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे किया गया। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहां पर कितना है? यहां पर एक, देखो 9 और 1 ये 10। देखो 9 और 1 10 हुआ कि नहीं हुआ? 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा 5। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25। बताओ बात है समझ। बहुत सीधी चीज जानते हैं, जितने भी हो ना, जितने भी संख्याएं हो, बस उन्हीं को क्या कर लेना, उन्हीं का वर्ग कर देना। अब जैसे मान लो कि प्रथम 20 पूछा, तो 20 का वर्ग हो जाएगा प्रथम 20। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसी संख्या दी हो, ऐसी संख्या दी हो, तो वहां पर 1 2 3 4 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 हो गया। और हमें अगर हम उसको मान लो बहुत बड़ी संख्या दे दी, हम गिन नहीं पा रहे हैं, तो ये पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देना, फिर उनको 2 से डिवाइड कर देना, जितना आएगा उसी का वर्ग कर देना, आंसर आ जाएगा। बताओ बात आई समझ में? अभी जैसे ये क्वेश्चन में आता कि 1 से लेके 20 तक के, है ना, अगर ये क्वेश्चन आता 1 से 20 तक की संख्या में 10 जो विषम संख्याएं हैं, 1 से, अगर क्वेश्चन ये होता कि 1 से 20 तक की विषम संख्याएं, 1 से 20, अगर 1 से 20 के, 1 से 20 प्रथम, ठीक है, प्रथम 1 से 20 तक, ये लिख लेते हैं या नहीं लिखते, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग। देखो विषम संख्याओं का योग अगर ये पूछता, तो ये बताओ विषम संख्याओं का योग 1 से 20 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 1 से 20 तक में कितनी विषम संख्या होंगी, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 1 से 20 तक में कितनी विषम संख्या होंगी, ये निकालने का तरीका देखो। तो ये 1 से 20 तक में तो 10 ही विषम संख्या होगी ना। यहां पर देखो 20 जो है, अगर हम इसी का आधा कर दें, तो ये 10 ही विषम संख्या तो होगी। बात आ रही कि नहीं समझ में? 1 से 20 तक के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे भाई? 10 ऑड नंबर्स होंगे ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो सीधा सीधा उठा के क्या कर देना कि अगर इनके बीच में 10 आएंगे, तो यानी 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। देखो समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान था। ठीक है, नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार टेलीग्राम पर आ जाना ना, वहां पर बता दूंगा। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लो। क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि अगर मान लो कि कोई भी संख्या अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए ना, अगर मान लो जैसे पूछ लिया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक, तो सबसे पहले बताओ 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है ना। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार 9 लिख देना, 99 हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख देना, ठीक है, 999 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसको 4 बार 9 लिख देना, 1 2 3 4। बताओ बात है समझ में? तो ये सबसे। और अच्छा छोटी संख्या अगर पूछता है, तो देखो अगर पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो सबसे बड़ी थी, ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अगर सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी, जब भी सबसे छोटी, ये बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0? अरे नहीं, सबसे छोटी संख्या तो पता नहीं कितनी होगी। लेकिन यहां पर 2 अंकों की अगर हम देखें, तो 10 से छोटी कोई 2 अंकों की संख्या है नहीं है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100।
अगर हम यही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें, 3 अंकों की, तो इसी के आगे एक और जीरो बढ़ा दो, है ना। अगर हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो इसी के सामने एक जीरो और बढ़ा दो। बताओ, बात आ रही समझ में। तो इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आज के ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, संख्या और संख्या पद्धति। ये तो पार्ट 1 था और इसमें हम लोगों ने बेसिक के बारे में पढ़ लिया। रोज शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम तक पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलो फिर बच्चा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो। लेकिन अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अभी पढ़ने बाकी हैं बहुत सारी चीजें। चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।